हाँ भाई। हेलो विद्यार्थी, राधे राधे आप सभी को। आज से हम री नीट जो आपका 2026 का जो नीट का पेपर हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया किसी कारणवश, उसके वापस से हम फिजिक्स का पूरा सिलेबस, आपका 21 जून को पेपर है, 21 जून से पहले हम कंप्लीट फिजिक्स यूनिट वाइज यूनिट, जैसे यूनिट आपके में 20 हैं तो हम प्रत्येक यूनिट को क्या करेंगे, कंप्लीट कराएंगे और डेप्थ में जाएंगे खूब और बहुत अच्छा कंटेंट कराएंगे। लैंग्वेज हमारा मिक्स रहेगा, यानी कि जो फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी रहेगी वो पूरी तरह से इंग्लिश में रहेगी और समझाने का जो तरीका रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश का रहेगा। ठीक है ना? आप हमसे जुड़िए, हम आपको विश्वास रख सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। आप पहले से पढ़े हुए हो कहीं ना कहीं, तो बस आपको रिवीजन करना है, बैठना है और 1.5 घंटे या 2 घंटे की आपको क्या करनी है, बस क्लास देखनी है। ठीक है ना? आज जो हमारा पहला यूनिट होगा वो आपका यूनिट नंबर कौन सा है, 19वां होगा, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है ना? और इस जो यूनिट है इससे एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं और ये 3 से 4 जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, या न्यूमेरिकल आता है तो बहुत ईजी आता है। न्यूमेरिकल बनता है तो वो किससे बनता है, तुम्हारा गेट से बनता है। किससे बनता है? गेट से बनता है। अच्छा, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे हम कि आपके जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, व्हाट इज द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हम 2 प्रकार से इसको डिवाइड करेंगे। एक तो आपका प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर जिनमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती है, प्योर सेमीकंडक्टर, जिनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इनको हम? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरे तुम्हारे क्या होते हैं? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं हम एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इनको हम? एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर। इसके बाद जो आपके एक्सटर्निक हैं इनको हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा पढ़ेंगे हम आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या पढ़ेंगे? पी टाइप और दूसरा क्या होगा तुम्हारा एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब इसके अलावा ये तो आपने ये जनरली पढ़ा होगा, इसके अलावा हम इस बात पर भी पढ़ेंगे कि जो आपका कंडक्शन बैंड है और जो आपका बैलेंस बैंड है, तो ये कंडक्शन और वैलेंस बैंड्स की पोजीशन कहाँ कहाँ है, इसके आधार पर हम सेमीकंडक्टर को फर्दर 2 पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक होते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं? डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ये 2 प्रकार के और पढ़ेंगे। अब आपके मन में आएगा सर ये तो आपने पढ़ा है सारा पहले से, ये हमने कभी देखा ही नहीं कि भाई डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और क्या जरूरत पड़ेगी। जब हम आपको एलईडी, सोलर सेल और फोटो डायोड पढ़ाएंगे तो उनमें आपको पता चलेगी कि एलईडी में डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर यूज होगा या इनडायरेक्ट होगा, फोटो डायोड में डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, और उनका पीछे कारण क्या है कि क्यों डायरेक्ट करते हैं और क्यों इनडायरेक्ट करते हैं और इनमें क्या अंतर है, इसको भी हम क्या करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो पहला तो यह है कि सेमीकंडक्टर तुम्हारा क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, खूब बहुत अच्छे से समझेंगे और कोशिश करेंगे जितने भी पॉसिबल प्रश्न बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं नीट के अंदर, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। सेमीकंडक्टर पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर पी एन जंक्शन। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर हम? पी एन जंक्शन। जब पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को हम एटॉमिक लेवल पे क्या करते हैं, एक दूसरे में मिलाते हैं, या तो जो जंक्शन बनेगा वो जंक्शन तुम्हारा क्या कहलाएगा? पीएन जंक्शन बनेगा। इस पीएन जंक्शन की हम बाइसिंग करेंगे। क्या करेंगे? इसकी हम बाइसिंग करेंगे। बाइसिंग करेंगे तो बाइसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मेटेलिक प्लेट लगाएंगे दोनों साइड में, तो उससे वो क्या बनेगा, तुम्हारा डायोड बनेगा। क्या बनेगा? डायोड बनेगा। और उसके आधार पर हम फिर पढ़ेंगे आगे फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, और इधर पढ़ेंगे तुम्हारा बैकवर्ड बाइसिंग, बैकवर्ड बाइसिंग। बैकवर्ड बाइसिंग को हम क्या कहते हैं? रिवर्स बाइसिंग भी कहते हैं, कि रिवर्स बाइसिंग होगी तुम्हारी, ये भी हम पढ़ेंगे।
इसका मतलब है कि हम पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, उस पीएन जंक्शन में हम उसकी बायसिंग पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ेंगे, बैकवर्ड बायसिंग पढ़ेंगे। इनके इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, सर्किट डायग्राम पढ़ना है इनका, सर्किट डायग्राम कैसे होता है, सर्किट डायग्राम पढ़ना, ग्राफ कैसे होता है जिसको हम बोलते हैं डायोड का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पढ़ेंगे। इसके बाद इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इनका, और इनमें दो घटनाएं घटित होती हैं जब हम पीएन जंक्शन पढ़ते हैं। तो इसके अंदर दो क्या होती हैं, फिनोमेना होती हैं, एक तुम्हारा होता है डिफ्यूजन और एक होता है तुम्हारा ड्रिफ्ट। ये दो क्या होती हैं, फिजिकल फिनोमेना होती हैं इसके अंदर, उनको भी हम क्या करेंगे, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम पीएन जंक्शन और डायोड पढ़ लेंगे, डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ लेंगे, डायोड का रिवर्स बायसिंग पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे डायोड का एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे हम, डायोड का एप्लीकेशन। तो यहाँ हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे, डायोड और इसका एप्लीकेशन। अच्छा, डायोड से न्यूमेरिकल आता है बहुत बार, डायोड से क्या आता है तुम्हारा, न्यूमेरिकल आता है। कैसे आता है वो समझेंगे आगे चल के, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, बहुत अच्छे से समझाएंगे डिटेल में आपको। भले ही आपने पढ़ा हुआ है लेकिन आप ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पर जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना। उसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। एप्लीकेशन में क्या पढ़ेंगे, एक्चुअली एप्लीकेशन में आपका एक ही एप्लीकेशन दिया हुआ है, वो है आपका रेक्टिफायर। क्या दिया है आपका, रेक्टिफायर। क्या दिया आपका, रेक्टिफायर दिया है। रेक्टिफायर काम क्या करता है, रेक्टिफायर एसी सिग्नल को क्या करता है, डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने का एक क्या है, डिवाइस है। क्या करेगा, एसी सिग्नल को क्या करेगा, डीसी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। पूरी तरह से नहीं करता है, डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही रखता है या नेगेटिव ही रखता है, डायरेक्शन एक ही कर देता है, पर हाँ उसका मैग्नीट्यूड लगातार क्या होता है, चेंज होता है, जिसको हम बोलते हैं डीसी पल्सेटिंग। क्या बोलते हैं, डीसी पल्सेटिंग। रेक्टिफायर हम कितने प्रकार पढ़ेंगे, रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे यहाँ पर तीन प्रकार के। कितने प्रकार पढ़ेंगे हम, तीन प्रकार के। आपने हो सकता है दो प्रकार के पढ़े हो, एक तो आपने पढ़ा हुआ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक ब्रिज रेक्टिफायर भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, ब्रिज रेक्टिफायर भी पढ़ेंगे। ये तीन तरह के हम क्या पढ़ेंगे, रेक्टिफायर पढ़ेंगे। एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर और एक क्या पढ़ेंगे हम, ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाफ वेव क्या करता है, जो एसी करंट होता है उस एसी करंट के हाफ साइकिल को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और हाफ साइकिल को क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, दोनों ही, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या आपका क्या हो, नेगेटिव हाफ साइकिल हो, दोनों ही जंक्शन, दोनों ही एसी सिग्नल को क्या करता है, डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। सेम जैसे फुल वेव रेक्टिफायर काम करता है, ठीक इस प्रकार क्या करता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर भी काम करता है। अच्छा, जब ब्रिज रेक्टिफायर वही काम कर रहा है जो फुल वेव कर रहा है, तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ, अंतर यह हुआ कि जो फुल वेव होता है ये सेंटर टैप होता है। क्या होता है, सेंटर टैप होता है। इसका मतलब है जो इनपुट आ रहा होता है उस इनपुट के आधे ही एम्पलीट्यूड के रूप में क्या करता है, यूज करता है, ठीक है ना। जबकि ये क्या करता है, फुल एम्पलीट्यूड क्या करता है, यूज करता है। जब हम रेक्टिफायर पढ़ लेंगे उसके बाद एक जो रेक्टिफायर है, उस रेक्टिफायर ने क्या किया कि एक एसी सिग्नल आ रहा था, उस एसी सिग्नल को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। या तो ऐसे करेगा, ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाएगा, या फिर किस प्रकार से करेगा, इस प्रकार से करेगा। ये तुम्हारा हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, HWR। ये क्या हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर, FWR। लेकिन हमें क्या नहीं मिली, हमें कांस्टेंट डीसी करंट नहीं मिली। और जब हमें कांस्टेंट डीसी करंट नहीं मिली तो हम कांस्टेंट डीसी करंट चाहते हैं, तो इसके आधार पर हम यहाँ पर जब ये पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम इसमें एक कैपेसिटर जोड़ेंगे और या हम क्या करेंगे, एक कॉइल जोड़ेंगे, यानी एक C या एक क्या करेंगे, L। कहां पर, लोड के साथ। जो आपका लोड रेजिस्टेंस होगा उस लोड रेजिस्टेंस के साथ में या तो सीरीज में या पैरेलल, ठीक है ना, या तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जो आपका कैपेसिटर होता है इसको तो हम करते हैं पैरेलल कनेक्ट, और जो आपका L होता है, कॉइल होती है, इसको हम करते हैं सीरीज कनेक्ट। क्या करते हैं, सीरीज कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जेनर डायोड। पॉइंट नंबर तुम्हारा जो चौथा होगा उसमें पढ़ेंगे हम जेनर डायोड। क्या पढ़ेंगे हम, जेनर डायोड। जेनर डायोड को हम पढ़ेंगे तो इसका एक यूज होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। क्या बोलते हैं हमको, वोल्टेज रेगुलेशन। इसका मतलब हम जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में प्रयोग में
लेंगे और जैसे ही हम वोल्टेज रेगुलेशन जनरेटर डायोड पढ़ेंगे उसके बाद हमारा 5वें नंबर पर हम पढ़ेंगे एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, उसके बाद पढ़ेंगे हम फोटो डायोड और इसके बाद पढ़ेंगे हम सोलर सेल। क्या पढ़ेंगे? सोलर सेल। अगर सोलर सेल नहीं मिलेगा तो फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक, ये पढ़ेंगे। ये 3 डिवाइस हम एक साथ पढ़ेंगे, ये अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचेगा हमारा इस चैप्टर में, जो कि 6वें नंबर पर आएगा, वो है तुम्हारा 6 नंबर पर आएगा गेट। क्या आएगा? गेट, जिनको हम बोलते हैं वास्तव में लॉजिक गेट। क्या बोलते हैं इसको? हम लॉजिक गेट बोलते हैं। लॉजिक गेट क्या करता है कि जो हम सिग्नल पढ़ते हैं, कुछ एनालॉग सिग्नल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल होते हैं। तो हमारे जो लॉजिक गेट हैं वो डिजिटल सिग्नल पर ही काम करते हैं और वो भी केवल बाइनरी सिस्टम पर काम करते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब क्या होता है? ऑन। 0 का मतलब होता है लो और 1 का मतलब होता है हाई। ठीक है ना? ये हमारा क्या होगा? पूरा चैप्टर होगा, पूरी यूनिट होगी, जो कि हमें क्या करनी है? पढ़नी है। यहां जब डायोड, हम जो गेट पढ़ेंगे लॉजिक गेट, आपके सिलेबस में 5 लॉजिक गेट दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? एक और लॉजिक गेट, एक एंड लॉजिक गेट, एक नॉट लॉजिक गेट, एक नैंड लॉजिक गेट और एक नॉर लॉजिक गेट। ये 5 तो पढ़ने ही पढ़ने, इन पर हम बहुत तरह के सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे इन पर। ठीक है ना? इनमें 2 यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, एक नैंड गेट है और दूसरा क्या है तुम्हारा? नॉर गेट है। इनको यूनिवर्सल क्यों बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, इसकी हम कहानी आगे समझेंगे। तो ये है हमारा पूरा यूनिट का डिवीजन कि ये हमें इसमें पढ़ना है। और 3 से 4 क्वेश्चन, जनरली 3 क्वेश्चन आते हैं, एवरेज जो निकालते हैं हम कि 3 क्वेश्चन यहाँ से हमें मिलते हैं नीट के अंदर, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट समझना होता है, उसके आधार पर क्या है तुम्हारा सवाल हो जाएगा। ठीक है भाई, हम आगे करते हैं। ठीक है, देखो इधर ये पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो आप में कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी इस चैप्टर के अंदर जो बिल्कुल कैसी होंगी? नहीं होंगी। ठीक है भाई, देखो इधर। हाँ भाई, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर क्या है? अच्छा, आपने पता है कंडक्टिविटी के आधार पर जो आपके मैटर होते हैं, मैटर का डिवीजन कितने पार्ट में किया गया? 3 पार्ट में किया गया। ठीक है ना? एक कंडक्टर होते हैं, एक तुम्हारे क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, और एक तुम्हारे क्या हुए? सेमीकंडक्टर होते हैं। कंडक्टर क्या होता है आपको पता है। अच्छा, इसको हम किसके आधार पर पढ़ेंगे? बैंड गैप के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे हम? बैंड गैप के आधार पर। यानी कि बैंड जो आपके हैं, एक तो होता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और एक तुम्हारा क्या होता है? वैलेंस बैंड। क्या होता है? वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कुछ एनर्जी गैप होता है, डेल्टा ई जी, जिसे हम क्या कहते हैं? गैप एनर्जी कहते हैं, या फॉरवर्डन रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? फॉरवर्डन रीजन कहते हैं। इसके आधार पर क्या करेंगे हम? इनको डिफाइन करेंगे। कंडक्टर क्या होता है? जैसे मान लो कि जनरली मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे होते नहीं है कि भाई ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? वैलेंस बैंड हो गया। जनरली ऐसा होता नहीं, पैराबोला टाइप होते हैं। जैसे होते हैं पैराबोला टाइप होते हैं क्या आपके बैंड। ठीक है ना? ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया। अच्छा, ये इसका क्या हो गया? कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट, और ये तुम्हारा क्या हो गया? वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। जो आपके बैंड गैप होते हैं वो बहुत सारे एनर्जी लेवल से क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं, जो आप कहां पढ़ते हो? बैंड गैप थ्योरी में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से बैंड का क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है। यानी कि जब नंबर ऑफ
एनर्जी लेवल्स बहुत अधिक होते हैं तो उसको हम कंप्लीट क्या बोलते हैं, एक बैंड का नाम देते हैं। ऐसे ये कंडक्शन बैंड दे दिया, ये तुम्हारा क्या हो गया, वैलेंस बैंड हो गया। इनके बीच में जो एनर्जी है उसे हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा Eg, या जनरली क्या बोलते हैं इसको हम Eg बोल देते हैं। डेल्टा Eg का मान कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा Eg, इसके आधार पर क्या करेंगे हम, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है इसके आधार पर हम क्या करेंगे, मैटर को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। कैसे, कंडक्टर बैंड वो होंगे जिनके लिए डेल्टा Eg का मान कितना होगा, 0। डेल्टा Eg का 0 होने का मतलब है कि आपका जो Cb है और आपका जो Bb है, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं, दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं। जब दोनों ओवरलैप करते हैं तो जो वैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। कैसे होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनमें क्या होता है, करंट का फ्लो कर जाता है, करंट फ्लो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर कहते हैं। दूसरा आता है तुम्हारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है कि ये तुम्हारा क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, वैलेंस बैंड हो गया। इनके बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो कितना होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कितना होगा, ग्रेटर देन कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यानी इनके बीच में जो बैंड गैप, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, ज्यादा होता है। यानी कि यहां पर तुम्हारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये खाली होता है, पूर्णतः क्या होता है, एम्प्टी होता है। इसका मतलब यहां पर क्या नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, वेरी लो। क्या होती है, बहुत कम होती है। अगर यहाँ इनको हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे भी, इनका टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे भी, तो ये एनर्जी बैंड है, जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो वैलेंस बॉन्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ नहीं जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते हैं। अगले क्या है तुम्हारे, सेमीकंडक्टर। इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा Eg का मान कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनके लिए डेल्टा Eg का मान कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है। वे तुम्हारे क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, वैलेंस बैंड हो गया। ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप क्या हो गया तुम्हारा, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। यहाँ तुम्हारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये T बराबर 0 केल्विन पर, कहाँ पर, T बराबर 0 केल्विन पर ये मोस्टली इलेक्ट्रॉन, मोस्टली क्या, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं तुम्हारे, वैलेंस बैंड में होते हैं। कंडक्शन बैंड में नो इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसका मतलब कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब है T = 0 केल्विन पर ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंसुलेटर की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब है T = 0 केल्विन पर ये जो सेमीकंडक्टर है वो तुम्हारा क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। अब यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो क्या होगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां से एनर्जी ग्रहण करेंगे और कहां पहुंच जाएंगे, तुम्हारे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे और एक एम्प्टी स्पेस छोड़ के जाएंगे। यानी कि एक एम्प्टी स्पेस अपनी जगह पर छोड़ के जाएंगे। उस एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, होल कहते हैं। क्या किसको हम होल कहते हैं। यहाँ के हमारा क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, होल हो गया। इन होल को बनने के लिए नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर आते हैं। इसका मतलब है इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन और इनडायरेक्टली होल क्या करता है, मोबाइल है, और तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली क्या कर रहा है, कंडक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अतः जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें 2 टाइप के क्या होते हैं, तुम्हारे चार्ज कैरियर होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा तुम्हारा क्या होता है, होल होता है। यानी जो कंडक्टर होते हैं उनमें केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज कैरियर। जो आपके इंसुलेटर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। और जो आपके क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, उनमें जो आपके चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं, होल होते हैं। तो इसके बेस पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, उसके आधार पर मैटर को हमने 3 भागों में क्या किया, डिवाइड किया, कंडक्टर, इंसुलेटर और तुम्हारा क्या हो गया, सेमीकंडक्टर। डेल्टा Eg = कितना होता है, 0। डेल्टा Eg का मान ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डेल्टा Eg का मान क्या होता है, लेस देन क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये तुम्हारे क्या हो गए, सेमीकंडक्टर का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि ये तुम्हारा क्या है, सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है भाई, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब जो हमारा नेक्स्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर।
क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई, यहां हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो अभी पढ़ाया था हमने प्योर सेमीकंडक्टर, और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक, और इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। ठीक है भाई, एक क्या हो गए, प्योर हो गए, और दूसरे तुम्हारे क्या हो गए, एक्सट्रिंसिक हो गए। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है कि आपका एग्जांपल आपने पढ़ेगी, जैसे एग्जांपल इसका क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये दो फेमस क्या है तुम्हारे प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। अच्छा, कौन से ग्रुप के हैं, 14 ग्रुप के। ठीक है ना। अच्छा, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। आप सिलिकॉन का लगा लीजिए, जर्मेनियम का लगा लिए, क्योंकि ये वाला वर्ग है। कार्बन की भी कितनी होती है, 4, इसकी भी कितनी होती है, 4, इसकी भी कितनी होती है, 4, यानी इनकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है तुम्हारी, 4 होती है। ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, एक क्रिस्टल है, मान लो ये सिलिकॉन, सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। एक दूसरा सिलिकॉन है, ये रहा, ये रे 4। तो ये सिलिकॉन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये यहां पर देता है। देने का मतलब है इनके बीच में क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है, शेयरिंग। शेयरिंग करके क्या करते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपका कोवलेंट बॉन्ड के अंदर करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है भाई। ऐसे ये इधर बनाते हैं, ये इधर बनाते हैं। क्रिस्टल है पूरा, तो क्रिस्टल में बहुत सारे क्या होंगे, सिलिकॉन के क्या होंगे, एटम होंगे। अब जब ये T बराबर 0 केल्विन पर है, T बराबर 0 केल्विन पर ये जो इंट्रिंसिक है, इनमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं मिली हुई है। ठीक है ना। यानी पूरा जो क्रिस्टल है उसमें केवल क्या है, सिलिकॉन एटम है, इसलिए इनका नाम क्या है, प्योर है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई क्या नहीं, मिलावट नहीं की गई है। अच्छा, अब अगर हम देखें T = 0 केल्विन पर, तो T = 0 केल्विन पर ये सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या है, बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। इसका मतलब ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये T = 0 केल्विन पर किसकी तरह करते हैं, इंसुलेटर की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते। यही हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अब करना क्या है कि इसका टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी ग्रेटर देन क्या करते हैं, 0 केल्विन करते हैं। जब टेम्परेचर इनका बढ़ाएंगे, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है। ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री होंगे। ये यहां से गति करके किधर जाएगा, तो अपने स्थान पर क्या करेगा, एक होल छोड़ के जाएगा। उस होल को फिलअप करने के लिए नेबरिंग इलेक्ट्रॉन आएगा, तो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन उस होल को तो फिल कर देगा, लेकिन जहां से वो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन आया उस जगह पर क्या बन जाएगी, एम्प्टी स्पेस वापस से बन जाएगा। इसका मतलब होल क्या होगा, रीजनरेट होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो लगातार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, साथ ही साथ जो आपका होल है वो भी इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, क्रिस्टल के अंदर वो कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ जो चार्ज कैरियर है तुम्हारा, क्या है, चार्ज कैरियर है, वो चार्ज कैरियर तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रॉन और तुम्हारा क्या है, होल है। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन और ये तुम्हारा क्या हो गया, होल है। ये तो तुम्हारा क्या हो गया, प्योर सेमीकंडक्टर। अच्छा, मैंने मान लिया इनकी कंसंट्रेशन, मान लो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कितनी है, N ही है, होल की कितनी है, NH है, और इंट्रिंसिक की कुल कितनी है, Ni है। तो आप पढ़ते हो इक्विलिब्रियम स्टेट में, कहां पर, इन इक्विलिब्रियम आप पढ़ते हो Ni = Ne इंटू कितना होता है, NH होता है। ये लागू सब पहले होता है, इंट्रिंसिक में भी लागू होता है और इम्प्योर में भी लागू होता है, यानी Ni² = Ne इंटू NH। ये तो क्या हो गई, कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑफ चार्ज कैरियर। Ne क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम में होता है, और H क्या हो गया, होल कंसंट्रेशन पर यूनिट क्या हो गया, वॉल्यूम। ये तुम्हारा है मास एक्शन फॉर्मूला। क्या है तुम्हारा, मास एक्शन फॉर्मूला। Ni² = Ne इंटू कितना होगा, NH।
ये याद भी रखना है आपको, बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या है, एक्सट्रिंसिक। ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, इन सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन के लिए जो आपका एनर्जी गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसके लिए कितना होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि हमें अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है तो हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी तरीके से कराएं, काइनेटिक थर्मल एनर्जी दें या फोटोनिक एनर्जी दें, यानी किसी प्रकार से कराएं, तो वो एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, जर्मेनियम के लिए होना चाहिए। तभी क्या कर सकता है, ये कंडक्टिविटी शो कर सकता है, अन्यथा ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। अब बात ये आती है कि रूम टेम्परेचर पर या कम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो वेरी लेस होती है। क्या होती है, वेरी लेस होती है। अतः इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, इनमें कुछ इम्प्योर एटम क्या किया, इसके अंदर डोप किया, डोपिंग। अच्छा, अगर हमें इम्प्योर कोई एटम को मिक्स करना है किसी क्रिस्टल के अंदर, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि क्रिस्टल की स्ट्रक्चर में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कि बहुत लार्ज साइज का या बहुत स्मॉल साइज का कोई भी एटम हम नहीं मिलाना चाहिए। इसका मतलब है कि जो 14 है, 14 तो आपका ग्रुप है, इसमें 13 ग्रुप और 15 ग्रुप के एटम क्या करते हैं, हम मिलाते हैं। अगर ये कहें, आपने इनकी ट्रिक याद कर रही थी, कहो शिव जी सुनो पार्वती, तो ऐसे ही इनका कर रखा होगा आपने, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, और ऐसे यहाँ पर होगा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये आपने याद कर रखा होगा। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम मेरे, तो इनका ये या तो नेवरिंग या नेवरिंग ये हो सकता है। इसका मतलब है कि या तो हम 13 ग्रुप को मिक्स करेंगे या हम किसको करेंगे, 15 ग्रुप को क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे। ठीक है ना। जब हम 13 ग्रुप को मिक्स करेंगे तो एक अलग प्रकार का सेमीकंडक्टर बनेगा, और जब हम किसको करेंगे, 15 को करेंगे, तो एक अलग प्रकार का क्या बनेगा, सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है ना। अच्छा, तो ये एक्सटेंसिव क्या होता है कि टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर वी डोप सम एटम्स इन द ओरिजिनल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो आपका ओरिजिनल क्रिस्टल है उसमें हम क्या करते हैं, 13 या 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, हम मिलाते हैं इसके अंदर। जब उनको हम मिलाते हैं तो हमें क्या बनते हैं, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनते हैं, जिसमें दो टाइप पढ़ते हैं, एक पी टाइप पढ़ते हैं और दूसरा क्या पढ़ते हैं, हम एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो हम टेबल बना के पढ़ेंगे कि पी टाइप क्या होता है और एन टाइप क्या होता है। ठीक है ना। देखो इधर, एक साइड तो हम लिखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एक पढ़ेंगे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप क्या होता है, जैसे आपका सिलिकॉन का ही मान लेते हैं, सिलिकॉन क्रिस्टल है, तो इसमें 13 ग्रुप क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट, यानी कि जो आपके बोरोन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, गैलियम हुआ, ये क्या करते हैं इसके अंदर मिलाते हैं। इधर क्या करते हैं, 15 ग्रुप मिलाते हैं। 15 ग्रुप में कौन कौन से आएंगे, पेंटावेलेंट बोलते हैं इसको हम। कौन कौन से आएंगे, फॉस्फोरस, एंटीमनी, ये क्या करते हैं हम आपका मिलाते हैं। यहां पर जो चार्ज कैरियर होते हैं, यहाँ दो प्रकार, एक तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और एक तुम्हारे क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। यहां भी क्या होंगे तुम्हारे मेजॉरिटी, और यहां भी क्या होंगे तुम्हारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। जो आपका पी टाइप है इसका मतलब ही क्या है, पॉजिटिव से है। पॉजिटिव कौन होगा, तुम्हारा होल, तो इसमें होल क्या हो गया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया। यहाँ माइनॉरिटी क्या होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बचेगा फिर तो। यहाँ मेजॉरिटी, यहाँ इसका नाम क्या है, एन टाइप, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया, मेजॉरिटी हो गया,
और माइनॉरिटी तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा होल हो गया। क्या हो गया, माइनॉरिटी तुम्हारा क्या हो गया, होल हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या बढ़ेंगे, जो अगर पी टाइप होता है वो एन टाइप होता है, दोनों ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली दोनों ही क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब क्या है इस बात का, आपको लग रहा होगा सर ये पी टाइप है, तो इस पर पूछ ले पूरे क्रिस्टल पर, सेमीकंडक्टर पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर भी क्या नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। यानी ये भी इलेक्ट्रिकली होता है, न्यूट्रल होता है, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यहां हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एन एच बड़ा है एन ई से, बोल भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी कौन है, होल है, इसका मतलब होल की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ क्या बोलेंगे इसको हम, एन ई ग्रेटर क्या होगा, एन एच होगा। इसका मतलब है यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, कंसंट्रेशन होगा, वो होल की कंसंट्रेशन से क्या होगा, बहुत अधिक होगा। यहाँ जो होल होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके ये जो बोरोन है, एल्यूमिनियम है, इनका जो 3 वैलेंसी होता है, कितना होता है, 3 वैलेंसी होता है, जबकि सिल्वर कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। इसका मतलब सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं, इससे बॉन्ड बनाते हैं, तो सिलिकॉन का क्या होता है, एक जगह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खाली रहता है। अब क्या करता है कि जैसे हम इसके अंदर मिलाएंगे तो सिलिकॉन की जगह क्या आएगा, तुम्हारा बोरोन आ गया। बोरोन के पास कितने हैं तुम्हारे, 3 है, यानी एक की क्या हो गई, यहाँ पर कमी हो गई, एक की क्या हो गई, कमी। उसी कमी को क्या बोला है, होल बोला। क्या बोला है, होल बोला। अब इस होल को भरने के लिए क्या होगा कि बोरोन के पास क्या आएगा, पड़ोसी इलेक्ट्रॉन, एक पड़ोसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करेगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव आयन आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आयन आएगा। तो यहां पर जो हमने एटम मिक्स किया है, जो हमने एटम क्या किया है, मिक्स किया है, उस पर क्या आता है, वो नेगेटिव आयन आता है। क्या आता है, वो नेगेटिव आयन आता है। क्यों आता, समझ आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कमी को करने के लिए क्या करता है, पड़ोसी से, नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद के पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब जैसे ही सिलिकॉन को यहाँ से हटाया तो यहाँ पर क्या आ गया, फास्फोरस आ गया। तो इसके पास 1 2 3 4 और 5, ये 4 तो क्या करते हैं, पड़ोसी से बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्री बचता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, क्रिस्टल के अंदर जाता है। कहाँ जाता है, ये क्रिस्टल के अंदर जाता है। इसका मतलब फास्फोरस क्या कर रहा है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली फ्री नहीं है, क्योंकि उस पर फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन, 5th जो इलेक्ट्रॉन है, उस पर फास्फोरस के न्यूक्लियस का क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। लेकिन नियर बाई फ्री बोल सकते हैं इसको हम, इसको अगर थोड़ी सी भी क्या मिल जाएगी, थर्मल एनर्जी मिल जाएगी, तो ये कंप्लीटली क्या कर जाएगा, फ्री मूव कर जाएगा। इसका मतलब है कि इस फास्फोरस ने क्रिस्टल को क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस फास्फोरस पर क्या आएगा, तुम्हारा प्लस आएगा। इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारा क्या आता है, पॉजिटिव आयन बनता है। क्या बनता है, यहाँ पर पॉजिटिव आयन बनता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या बनता है, एक्सेप्टर बनता है। क्या बनता है, एक्सेप्टर बनता है। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, दान कर रहा है, इसका नाम होता है डोनेट, डोनेटर। इसलिए यहां जो आपका डेंसिटी होती है उसको बोलते हैं एन ए, इसे बोलते हैं एक्सेप्टर। और यहाँ क्या है, डोनेट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम एन डी, यानी डोनेट। कितने डोनेट किए इलेक्ट्रॉन या कितने एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योर क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, दाता, क्या बोलते हैं, डोनेटर बोलते हैं। बात समझ में आएगी, डोनर बोल देंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको हम, डोनर बोलेंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया पी टाइप तुम्हारा क्या हो गया, एक्सेप्टर, और ये क्या हो गया, डोनर। इसके पास क्या होगा, 13 ग्रुप मिलाएंगे, 13 ग्रुप मिलाएंगे, ट्राइवेलेंट बोलते हैं। उनके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 से 3 बॉन्ड बना लेता है, लेकिन अपने स्थान पर एक रिक्ति छोड़ता है, एक होल छोड़ता है। उस होल को भरने के लिए पड़ोसी से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका मतलब उस बोरॉन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब है उसके पास क्या आएगा, नेगेटिव आयन आएगा। तो यहाँ नेगेटिव आयन आएगा, इसमें इसका क्या होता है, उल्टा होता है। अब दोनों के लिए पढ़ते हैं एनर्जी लेवल्स डायग्राम। क्या पढ़ते हैं, एनर्जी लेवल्स डायग्राम के एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और डोनर एनर्जी लेवल तुम्हारे कहां पर शिफ्ट करते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस केस में क्या होता है। ठीक है ना, देखो इधर देखो,
एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है ना। अच्छा, क्या होता है एनर्जी लेवल डायग्राम? ये तुम्हारा क्या हो गया EC, ये तुम्हारा क्या हो गया EV। इसका मतलब ये कंडक्शन एनर्जी लेवल है और ये तुम्हारा क्या है वैलेंस एनर्जी लेवल है। ये वैलेंस का हाईएस्ट है और ये कंडक्शन का क्या है लोएस्ट है, इनके बीच का। अच्छा, अगर हम इंट्रिंसिक की बात करते हैं तो इसमें एक एनर्जी लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं EF, जिसको हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं? फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है? जो आपका इंट्रिंसिक होता है, जो आपका इंट्रिंसिक होता है उसमें फर्मी एनर्जी लेवल EF हमेशा क्या होगा EC और EV के कहाँ होगा मिडिल में होगा, एट मिड पॉइंट ऑफ EC एंड EV, इनके कहाँ होगा बीचों बीच तुम्हारा होगा, ठीक है ना, यहाँ पर। अच्छा, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे व्हाट इज द फर्मी लेवल, तो ए सर्टेन एनर्जी लेवल below which all the energy levels are completely filled and above this all the energy levels are completely unfilled at T equal to 0 temperature। यानी जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा इस प्रकार से, तो इसके नीचे जितने भी एनर्जी लेवल होंगे वो पूर्णतः क्या होंगे तुम्हारे भरे होंगे, और इससे ऊपर के क्या होंगे सारे के सारे क्या होंगे एम्प्टी होंगे, अनफिल्ड होंगे। कब? T इक्वल टू कितने पर 0 केल्विन पर। ये है तुम्हारा फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है ना। A particular certain energy level below which all the energy levels are filled and above which all the energy levels are empty at particular temperature on which that is the T equal to 0 Kelvin। इसकी बात हम क्या कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा किसका हो गया इंट्रिंसिक का हो गया। अब हमने क्या किया, इसके अंदर हमने क्या मिलाया, कुछ इम्प्योरिटी मिलाई, और जब हमने कुछ इम्प्योरिटी मिलाई तो उसके बाद क्या है एनर्जी लेवल्स में एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल आया जिसका नाम है डोनर एनर्जी लेवल या एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है ना। ये देखते हैं, तो ये तो अगर हम किसका बनाए पी टाइप का बनाए, पहले किसका बना लेते हैं हम पी टाइप का। तो पी टाइप में जो आपका एक्सेप्टर होता है वो यहां पर आता है। अब वो क्वेश्चन पूछता है डायग्राम बना के कि बताओ पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है, ऑप्शन देगा वो फर्मी एनर्जी लेवल पे ही होता है, वो कंडक्शन लेवल के पास होता है, वो बैलेंस लेवल के पास होता है, या कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आप एक बात याद रखना, जो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उस पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल हमेशा कहाँ होगा वैलेंस एनर्जी लेवल के क्या होगा क्लोज होगा। क्या होगा वैलेंस एनर्जी लेवल के क्या होगा क्लोज होगा। अगर हम एन टाइप बनाते हैं, एन टाइप बनाते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो गया EC हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया EV हो गया, यहां पर तुम्हारा क्या हो गया EF हो गया, जो डोनर होगा तुम्हारा यहां होगा ED। इसका मतलब क्या है कि जो आपका डोनर एनर्जी लेवल होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर का वो कहां स्थित होता है, तो आपको आंसर देना है कि वो कंडक्शन एनर्जी लेवल के क्या होता है पास होता है। कंडक्शन एनर्जी लेवल के पास कौन होता है डोनर होता है, और वैलेंस के पास कौन होता है तुम्हारा एक्सेप्टर होता है। ये तुम्हारा पी टाइप है और ये तुम्हारा क्या है एन टाइप है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा नेक्स्ट कि अगर मैं बनाऊं टेम्परेचर को बढ़ाऊं इनके, if we increase the temperature for P type and N type, now what is the effect on the EA and ED, means which side these energy levels will shift, यानी कि EA किधर शिफ्ट करेगा ED किधर शिफ्ट करेगा। तो आप एक बात याद रखना कि चाहे वो EA हो चाहे वो ED हो, ये दोनों ही टेम्परेचर बढ़ाने पर फर्मी एनर्जी लेवल को अप्रोच करते हैं। यानी कि EAB किधर जाएगा फर्मी की ओर जाएगा, EDB किधर जाएगा फर्मी की ओर जाएगा। इसका मतलब है कि ये ऊपर की ओर शिफ्ट करता है और ये कहां शिफ्ट करता है नीचे की ओर क्या करता है शिफ्ट करता है। तब जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं इसका इंक्रीज करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो आपसे पूछ लेगा निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, विच इज ट्रू और फॉल्स,
ठीक है ना, वो बोलेगा व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ पी टाइप देन द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स गो या अप्रोच टू ईवी, यानी कि वैलेंस को अप्रोच करेगा। तो आंसर गलत है। किसको अप्रोच करता है? फर्मी को करता है। ऐसे यहां पर बोलेगा कि ईडी किधर अप्रोच करेगा? फर्मी को करता है। यानी दोनों ही स्थितियों में ईए और ईडी फर्मी जो एनर्जी लेवल है उसको क्या करता है? वो अप्रोच करता है। कब? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। तो ये तुम्हारा एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया किसके लिए? पी टाइप के लिए। और ये किसके लिए हो गया? तुम्हारा एन टाइप के लिए हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, मैं चाहूं तो इनका फॉर्मूला भी बता सकता हूं कि किस प्रकार से ये वेरी करेंगे, इनका एनर्जी लेवल क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। बट इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैंने आपके पिछले 6 साल के एग्जाम्स देखे हैं, उनमें जो क्वेश्चन आए वो ऐसा नहीं पूछा कि भाई आपसे वो ई एफ का मान पूछ रहा है कि भाई ई सी प्लस ई वी अपॉन 2 होता है, प्योर के लिए होता है, प्लस माइनस 3/4 के वी टी एल एन एन ए अपॉन एन डी होता है, क्या होता है, ठीक है ना। ये नहीं पूछा गया अभी तक तो, ठीक है ना। नीट के लेवल में तो नहीं पूछा गया, तो मैं नहीं चाह रहा कि भाई आप ये एक्स्ट्रा पढ़ें। अगर आप बताएंगे कि नहीं नहीं ये भी हमें पढ़ा दीजिए, तो हम आपको बता देंगे कि भाई पी टाइप है उसके लिए किस प्रकार से बनेगा ये समीकरण, एन टाइप के लिए किस प्रकार से बनेगा, और जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है उसके लिए किस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। ये हम आपको करा देंगे। साथ ही साथ एन आई की टेम्परेचर डिपेंडेंसी कितनी होती है? 3/2 होती है, क्या होती है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर चाहे वो पी टाइप हो चाहे वो तुम्हारा एन टाइप हो, दोनों ही स्थितियों में जो आपका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होगा या डोनर एनर्जी लेवल होगा, दोनों ही फर्मी एनर्जी लेवल को क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थ्योरेटिकल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बताया। अगर आप बोलेंगे तो ये सब चीजें तो मैं इनका फॉर्मूला वगैरह भी क्या कर दूंगा? करा दूंगा, ठीक है ना। ऐसे पूछते नहीं है, अभी तक तो नहीं पूछा भाई, फिर भी देखते। ये तुम्हारा क्या हो गया? क्या सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। एक पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? पीएन जंक्शन। क्या था? पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन ये बहुत अच्छा है, इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो इस यूनिट से ऐसे ही आते हैं, है ना। बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत घुमाता है, वो घुमाता है तो नहीं, इतना कठिन नहीं आता यहाँ से। पीएन जंक्शन क्या होगा कि मान लो ये तुम्हारा पी टाइप है, ये तुम्हारा एन टाइप है, इधर तुम्हारा क्या आ गया? पी टाइप, इधर तुम्हारा क्या आ गया? एन टाइप, और बीच में तुम्हारा क्या बन गया? डिप्लेशन लेयर बन गई। इसको भी समझाऊंगा कैसे बनी कैसे नहीं बनी, थोड़ा सा समझाएंगे ना, आपको पहले से पता है बोले। अच्छा, इधर क्या होते हैं तुम्हारे? होल होते हैं, होते नहीं होते? क्योंकि मेजॉरिटी कौन होते हैं? होल ही होते हैं। इसको मैंने पी लिख दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया? एन बोल दिया। ये तुम्हारे क्या हो गए? होल हो गए। इनमें क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर क्या होते हैं तुम्हारे? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें क्या होते हैं? होल क्या होते हैं? माइनॉरिटी। अच्छा, इधर क्या होता है तुम्हारा? आयन, नेगेटिव आयन होता है। इधर आयन क्या होता है तुम्हारा? पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है ना। हाँ, अब क्या होता है देखो, जैसे ही हम इन लोगों को क्या किया तो इसमें दो घटनाएं होती हैं। नंबर 1 होता है डिफ्यूजन और नंबर 2 होता है ड्रिफ्ट। ये दो क्या होती है? प्रोसेस होती है। पहले कौन सी प्रोसेस होगी? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से कहां? लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं? पार्टिकल मूव करते हैं। यहाँ पार्टिकल नहीं है, कौन है? चार्ज कैरियर, यानी कि इलेक्ट्रॉन और तुम्हारा क्या है? होल। तो इलेक्ट्रॉन होल क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। कैसे करेंगे? इधर क्या है? पी टाइप में तो होल कहाँ जाएगा? एन टाइप की हो जाएगा। एन टाइप में कौन है? इलेक्ट्रॉन, इधर जाएगा तुम्हारा वो पी टाइप की ओर जाएगा। इसका मतलब है ये पी टाइप में जो होल है वो कहां जाएंगे? एन टाइप की ओर मूव करना, यानी ये सारे इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। जब ये एक दूसरे को पार करते हैं तो ये क्या होते हैं? आपस में रिकॉम्बाइन हो जाते हैं। क्या हो जाता है? ये रिकॉम्बाइन होते हैं। यानी रिकॉम्बाइन प्रोसेस यहाँ पे क्या होती है? शुरू होती है। ये रिकॉम्बाइन प्रोसेस ध्यान रखना एलईडी में भी काम आती है। अगर वो पूछे एलईडी किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, तो एलईडी वास्तव में रिकॉम्बिनेशन के प्रिंसिपल पे ही काम करती है। अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो एलईडी में लाइट जनरेट नहीं होगी, ठीक है ना। कोई सी भी लाइट जनरेट नहीं होगी। तो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बहुत अच्छा प्रोसेस है।
अच्छा क्या होता है, होल इधर से इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से कहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे को पार करेंगे, जब पार करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या करेगा, रिकंबाइन कर जाएगा और एक दूसरे को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। जब वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा तो आपको पता है कि यहाँ इस पे तो क्या होता है माइनस, इस पे क्या होता है तुम्हारा प्लस, तो ये क्या करते हैं, इधर तो क्या बनते हैं तुम्हारी माइनस रह जाता है, बाकी बीच वाले सारे क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इस प्रकार से आते हैं भाई, माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस, तो ये जो बीच वाला रीजन होता है ये तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इधर जो एन टाइप की डिप्लेशन ले रहे हैं वहां पर तो क्या आता है, माइनस आता है, और जो सॉरी उल्टा बोल दिया, पी टाइप की ओर तो क्या आता है, माइनस आता है, एन टाइप की ओर क्या आता है तुम्हारा, प्लस आता है। और जैसे प्लस और माइनस जनरेट होगा, डिप्लेशन लेयर बनेगी, तुरंत एक इंटरनल फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा। इसका मतलब है, और इस इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ई आई, इस प्रकार से, यानी कि इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एन से कहां होगी, पी। पूछता है ये बात, याद रखना। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो एक करंट फ्लो होती है जिसको बोलते हैं आई डी, डिफ्यूजन करंट होती है, क्योंकि प्रोसेस कौन सी हो रही है, डिफ्यूजन हो रही है, करंट भी कौन सी होगी, डिफ्यूजन करंट होगी। तो ये डिफ्यूजन करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन प्लस किससे होगी, होल से होगी। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, होल इधर से कहां जा रहे हैं, इधर। अच्छा, होल पॉजिटिव है, धारा की दिशा, करंट की दिशा कहां होती है, कन्वेंशनली प्लस से कहां होती है, माइनस की ओर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की क्या होती है, अपोजिट होती है। होल कहां से कहां जा रहा है, होल जा रहा है पी से एन, ये तो होल की डायरेक्शन हो गई। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, एन से पी, ये इलेक्ट्रॉन की हो गई। तो पी से एन के लिए डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी। अच्छा, एन से पी कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, करंट होती है। तो इसके लिए भी क्या हो गया, ये पी से एन हो गई, इसका मतलब आई एच और आई दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। और क्या है, मैं कह सकता हूं कि जो आपको डिफ्यूजन करंट है उसकी डायरेक्शन कहां से कहां है, पी से एन की ओर है। याद रखना है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पूछ लेगा कथन कारण निष्कर्ष में, है ना, असर्शन और रीजन में, कि जो डिफ्यूजन करंट होती है, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन पी टाइप से एन टाइप की ओर होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो होल हो, दोनों ही केसों में होती है। मैंने आपको समझा दिया। जैसे ही यहां पर फील्ड जनरेट होगा, फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इसे फील्ड इस प्रकार से काम करेंगे। इसका मतलब है कि फील्ड इधर से इधर लग रहा है, मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन और होल इस प्रकार से गति कर रहे हैं, होल इधर से इधर, होल पर आयन क्या, पॉजिटिव आयन है। मुझे पता है कि F बराबर क्या होता है तुम्हारा QE, F बराबर क्या होता है QE, फोर्स लगेगा। अच्छा, F बराबर हुआ माइनस E किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, और F बराबर क्या होगा, प्लस E किसके लिए, होल के लिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है, कूलम्बिक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, और जो पॉजिटिव आयन होता है उस पर जो फोर्स लगता है वो पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन में ही लगता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। होल इधर से इधर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो आपको पता है पॉजिटिव आयन पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब होल पर फोर्स इधर लगेगा, इसका मतलब होल अब इस रीजन को पार नहीं कर पाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहां गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति इधर कर रहा है, फील्ड भी इधर ही है, और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट लगता है, तो फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस पर फोर्स कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि जैसे ही यहां पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, डिप्लेशन लेयर बनेगी, तुरंत इलेक्ट्रॉन होल जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे उन पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन होल जो मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी बात नहीं हो रही, मेजॉरिटी है, वो एक दूसरे को पार नहीं करेंगे, वो अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मोशन करेंगे। जब वो अपोजिट में करेंगे तो डिफ्यूजन करंट का मान क्या होगा, कम होगा। फिर होगा क्या, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी है, इसमें भी माइनॉरिटी है, इसमें माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इधर जो माइनॉरिटी है उस पर किधर गति करेगा। इसका मतलब जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन है वो अब इधर गति करेगा, और जो मेजॉरिटी क्या है तुम्हारा, वो सॉरी माइनॉरिटी जो होल है, यहाँ जो होल है वो फील्ड की डायरेक्शन में गति करेगा, तो होल इधर गति करेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने से जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या कर रहे हैं, अब मोशन कर रहे हैं, अब डिप्लेशन लेयर को पार कर रहे हैं। इसका मतलब है अब जो करंट फ्लो होगी वो ड्रिफ्ट होगी। क्यों, क्योंकि आप जब पढ़ते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ते हो तो हम पढ़ते हैं कि जब किसी
कंडक्टर पर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट या एक रेगुलर डायरेक्शन में मोशन करते हैं, जिसके कारण क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती है। तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करते हैं, इस डिप्लेशन लेयर को पार करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे अब डिफ्यूजन कम होगा, ड्रिफ्ट क्या होगा, बढ़ेगा। यानी डिफ्यूजन करंट क्या होगी, कम होगी, और आपकी ड्रिफ्ट करंट क्या होगी, बढ़ेगी। और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो आपसे कोई पूछ ले कि बिना बायस के, बायसिंग नहीं हुई अभी तक, अभी ये नहीं गया कि फॉरवर्ड बायसिंग है या रिवर्स बायसिंग, कोई सा भी बायसिंग नहीं है, तो जब ड्रिफ्ट बढ़ेगा तो डायरेक्शन करंट की पलट जाती है। डिफ्यूजन करंट जो होती है वो P से N होती है। कहां से कहां होती है, P से N होती है। लेकिन जो ड्रिफ्ट होती है, ड्रिफ्ट कहां होती है, N से P होती है। तो टोटल जो करंट होती है वो कितनी होगी, 0। कहां से, किरचॉफ के लॉ से। कहां से, किरचॉफ के लूप, सॉरी किरचॉफ के जंक्शन लॉ से, कि आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होता है, आउटगोइंग करंट होता है। तो एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो करंट फ्रॉम द पीएन जंक्शन। इसका मतलब है कि कोई करंट फ्लो नहीं होगा। I इक्वल टू कितना होगा, 0। यहां पर क्या बनेगा, तुम्हारा एक पोटेंशियल बैरियर बनेगा, इसकी कुछ न कुछ विड्थ होगी। मैंने इस विड्थ को क्या बोल दिया, W बोल दिया। तो आपको पता है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन पढ़ा होता है, वो आप पढ़ते हो कि E बराबर कितना होता है, V इंटू डब्ल्यू। क्या पढ़ते हैं, E इंटू, गलत, उल्टा बोल दिया। V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू कितना होता है, W। ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला आता है डिप्लेशन लेयर के लिए। एक बात और, यहां से भी न्यूमेरिकल पूछा गया, ठीक है ना। आपको वो क्या देगा, इसकी विड्थ देगा। इसकी विड्थ लगभग माइक्रोमीटर कोटि की होती है। इसकी होती है माइक्रोमीटर कोटि की होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर कोटि का होता है। और वोल्ट यहाँ से आप निकाल लेंगे, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर। जो पोटेंशियल बैरियर होता है, सिलिकॉन की बात करेंगे हम और जर्मेनियम की बात करेंगे, इसके लिए 3 वोल्ट होता है। इसके लिए कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है भाई, तो ये है तुम्हारा दोनों प्रोसेस पीएन जंक्शन के अंदर, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। आपको कुछ नहीं रखना ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन में। तो डिफ्यूजन की जो करंट है वो P से N की ओर होती है, ड्रिफ्ट कहाँ होती है, N से P होती है। इक्विलिब्रियम में दोनों क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो किरचॉफ से कुल करंट कितनी आती है तुम्हारी, 0 निकल के आती है। कितनी आती है, 0 निकल के आती है। यहाँ क्या है, एक्सटर्नल क्या बनता है, वो सॉरी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जिसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, N से P होती है। कहाँ से कहाँ होती है, N से P होती है। इसकी एक विड्थ होती है, वो W मान लिया, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। और यहाँ से हम पढ़ते हैं V बराबर E इंटू W पढ़ते हैं। आपने पढ़ा है सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है और जर्मन के लिए कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। ये 0.7 और 0.3 दोनों याद भी रखने हैं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे हम, जब हम दो डायोड को जोड़ेंगे किसी बैटरी से और हम आउटपुट में लोड पर करंट निकालेंगे तो इनका योगदान होगा। ये पता चलेगा कि किससे करंट फ्लो होगी, किससे करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा पीएन जंक्शन हो गया। अब इसकी पढ़ेंगे हम बायसिंग। क्या पढ़ेंगे इसकी हम, बायसिंग। पीएन जंक्शन डायोड अच्छा, ये पीएन जंक्शन था तुम्हारा, इधर P हो गया, इधर N हो गया, इधर तुम्हारा डिप्लेशन लेयर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गई। अब क्या करते हैं, इसको हमें मुझे क्या करना है, बायसिंग करना है। तो दोनों साइड में क्या करते हैं, मेटेलिक प्लेट लगाते हैं और इसको क्या करते हैं, एक की के थ्रू क्या करते हैं, बैटरी से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से कनेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं कि P को हम बैटरी के कौन से टर्मिनल से जोड़ते हैं और N को हम बैटरी के कौन से टर्मिनल से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, देखो इधर। अच्छा, डायोड है, डायोड का सिंबल है वो ऐसे होता है, याद भी रखना है। ये P होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, N होता है। ये तो क्या हो गया इसका सिंबल, ठीक है ना, कि पीएन जंक्शन जो डायोड होता है उसका सिंबल क्या होता है, ये होता है। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत किसी को।
ठीक है भाई, तो अब इसका बायसिंग पढ़ते हैं अभी एक बार रुकिए। हाँ भाई, देखो भाई बायसिंग देखते हैं ना, एक साथ दोनों बायसिंग देखेंगे हम, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। इधर पढ़ेंगे हम फॉरवर्ड बायसिंग और इधर पढ़ेंगे हम रिवर्स बायसिंग, जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड बायसिंग। इसमें क्या करते हैं कि आपका जो पी एन डायोड है, ये पी हो गया, ये एन हो गया, इस पी को क्या करते हैं हम हाई वोल्टेज से टर्मिनल से, और इसको क्या करते हैं हम लो वोल्टेज के टर्मिनल से क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं। आपको ये याद रखना है, आपको प्लस माइनस का चेक करना है। यहां पर क्या आएगा हाई वोल्टेज, और यहां क्या आएगा लो वोल्टेज। सर प्लस माइनस से क्या दिक्कत थी, अभी समझाऊंगा क्या दिक्कत थी। यहां क्या करते हैं इसका उल्टा करते हैं, ये P है ये N है, इसको माइनस, इसको क्या करते हैं हम प्लस, यानी ये तो क्या आएगा लो वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं हम हाई वोल्टेज। ठीक है भाई। अच्छा मुझे ये बताओ कि मान लो ये डायोड है, ये +5 वोल्ट से जुड़ रहा है और ये 3 वोल्ट से जुड़ रहा है, और मुझे बताओ कहाँ है इसमें प्लस और माइनस, नहीं है, तो इसमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का खेल है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। इसको उल्टा कर देंगे हम, इधर P आ गया, इधर N आ गया, इधर 3 वोल्ट कर दिया, इधर क्या कर दिया 5 वोल्ट कर दिया, तो ये कौन सा बायसिंग हो गया रिवर्स बायसिंग। अच्छा माइनस माइनस हो तो अब आपको बताना है कमेंट में ये मान लो -5 वोल्ट हो गया, ये माइनस का कितना हो गया 8 वोल्ट हो गया, तो ये कौन सा बायसिंग है। इसको मैं उल्टा भी कर रहा हूं भाई, इसको मैंने बोल दिया माइनस का 8 वोल्ट, इसको क्या बोल दिया माइनस का 5 वोल्ट। आपको बताना है इन दोनों केसों में कि कौन सा वोल्ट फॉरवर्ड बायस है और कौन सा रिवर्स बायस है। ऐसे मत देना सर इसलिए आपने फॉरवर्ड के नीचे लिखा है तो फॉरवर्ड होगा, आपने रिवर्स के नीचे चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि ये फॉरवर्ड बायस है या ये क्या है तुम्हारा रिवर्स बायस है। इसलिए मैंने बोला है कि आपको ध्यान देना है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। किस पर ध्यान देना है आपको, हाई वोल्टेज पर और लो वोल्टेज पर। इसके आधार पर क्या करते हैं हम डिफाइन करते हैं। इसमें क्या होता है जो डिप्लेशन लेयर होती है, जो डिप्लेशन लेयर होती है उसकी विड्थ क्या होती है कम होती है, विड्थ क्या होती है कम होती है। अच्छा जो पोटेंशियल बैरियर होता है, पोटेंशियल बैरियर V वो भी क्या होता है तुम्हारा कम होता है, यानी दोनों ही कम होते हैं। इसका मतलब है कि जब डिप्लेशन लेयर थिन होगी पतली होगी, ये क्या होगा लो होगा, तो पोटेंशियल बैरियर को या डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करना क्या होगा आसान होगा, क्रॉस करना आसान होगा तो करंट का मान क्या होगा बढ़ेगा। इसका मतलब है कि यहां जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा, कैरेक्टरिस्टिक जो कर्व होगा, यहां V आ गया, यहां क्या आ गया I, तो इस प्रकार से आएगा। यहां जो ये वोल्टेज है इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जैसे सिलिकॉन का डायोड है, जर्मेनियम का डायोड है, इसके लिए कितना होता है 0.7 वोल्ट, इसलिए कितना होता है 0.3 वोल्ट। यानी जब तक इस वोल्टेज का मान, ये क्या हो गया पोटेंशियल बैरियर तो हो गया, यानी जो हम अप्लाई वोल्टेज कर रहे हैं उसका मान इससे ज्यादा होगा, तभी क्या होगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या करेगा आपस में क्रॉस करेगा, तभी क्या होगी करंट फ्लो होगी। तो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो गया। यहाँ पर जो कर्व है वो जो कर्व है वो इस प्रकार से आपका क्या कर रहा है एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियली
QV अपॉन ईटा VT। इस प्रकार से क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, KT, सॉरी VT नहीं KT। यानी कि ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, यानी V का मान बढ़ता जाएगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ेगा, यानी एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, कर्व क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ईटा है तुम्हारा, आपको याद रखना है, रख सकते हो तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। जर्मेनियम में कितना होता है 2 और सिलिकॉन के लिए कितना होता है, इसका मान 1 होता है। अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में आपको ईटा का मान, तो आपको ईटा बराबर कितना लेके चलना है, 1 लेके चलना है, ठीक है ना, ये ईटा का मान 1। ये तुम्हारा क्या हो गया, फॉरवर्ड वाइस है। अच्छा, रिवर्स वाइस में क्या होगा, यहाँ डिप्लेशन लेयर क्या होगी, यहाँ जो डिप्लेशन लेयर होगी उसकी जो विड्थ होगी, विड्थ वो क्या होगी तुम्हारी, बढ़ेगी, यानी क्या होगी, लार्ज। यहां जो आपका पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर, वो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है तुम्हारा, वो भी क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी, पोटेंशियल की हाइट बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर आसानी से पार करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब करंट का मान कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ जो कर्व बनता है IV कर्व, वो इस प्रकार से बनता है, यानी एक करंट के बाद क्या होता है, करंट का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये तुम्हारा क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए, रिवर्स के लिए। ये भी क्या होगा, आउटपुट किसके लिए होगा, तुम्हारा फॉरवर्ड के लिए, ठीक है ना। इसके बाद 2 एक बातें और हैं, वो आपको जाननी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो देखिए इधर आपको बताना है। जब आप करें, ये जो फॉरवर्ड वाइस होगा, ये प्लस और ये मैंने माइनस ले लिया, ये P हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, N। अगर हमने इसको फॉरवर्ड वाइस किया है तो 2 केस हैं, एक तो आइडियल केस और एक प्रैक्टिकल केस। आइडियल केस में क्या होता है कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप भी कितना होगा तुम्हारा, 0। और करंट कैसी होगी तुम्हारी, मैक्सिमम। यानी मैं इसको एक सीधे तार की तरह मान सकता हूं, इस प्रकार से, ये प्लस और ये क्या हो गया तुम्हारा माइनस। यहां तुम्हारा क्या था, VD, डायोड का वोल्टेज कितना आया तुम्हारा, 0। याद रखना, क्वेश्चन आया था पिछली बार, जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें आया था, इसके आधार पर कर्व बनवाया था, मतलब पोटेंशियल जो आपका आउटपुट आ रहा था उसका ग्राफ बनवाया था, ग्राफ कैसे बनेगा। ये है तुम्हारा आइडिया। अगर प्रैक्टिकल है तो करेगा तो शॉर्ट सर्किट रहेगा एक तरह से, और एग्जैक्ट नहीं होगा। उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 0.7 वोल्ट तो सिलिकॉन के लिए, और 0.3 वोल्ट किसके लिए होगा, वो जर्मेनियम के लिए। अच्छा, तो प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध तुम्हारा होगा किलो ओम कोटि का, इसका होगा किलो ओम कोटि का होगा, और करंट का मान मैक्सिमम से थोड़ा क्या होगा, कम होगा। बात अगर हम किसकी बात करें, रिवर्स वाइसिंग की करें, तो रिवर्स वाइसिंग में क्या होगा, रिवर्स वाइसिंग में ये आ गया, ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ये तुम्हारा P हो गया, तुम्हारा N हो गया। कौन सा वाइसिंग हो गया, RV। इसमें आइडियल केस लेंगे और एक प्रैक्टिकल केस लेंगे, और मैं फिर कह रहा हूं ये जो मैंने बताया ये याद होना चाहिए, काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। आइडियल की स्थिति में क्या होगा कि ये कैसे काम करेगा, ब्रोकन वायर की तरह, ब्रोकन वायर, इसको बोलते हैं हम ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं इसको हम, ओपन सर्किट। ऐसे काम करेगा। इसका मतलब ये माइनस है, ये प्लस है। यहाँ V जो D होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम का मतलब है जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, ये याद रखना है। यानी VD इक्वल टू Vin, इनपुट जैसा ही होगा, जैसा इनपुट है वैसा ही तुम्हारा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा किस पर, डायोड पर। करंट कितना होगा, करंट इक्वल टू 0। रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा इनफाइनाइट। खुला हुआ वायर है ना, इनफाइनाइट, पास ही नहीं होगी करंट। रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है ना करंट के फ्लो को, तो अपोज करता है, कितना करता है, 0 कर दी। इसका मतलब ये कितना होगा तुम्हारा, इनफाइनाइट। कितना होगा, इनफाइनाइट। अच्छा, प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल में क्या होगा, कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, अनंत नहीं होगा, मेगा ओम होगा। मेगा ओम का मतलब 10⁶ और पूरा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप आगे भी
हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या होगी, फ्लो हो जाएगी, क्योंकि अनंत क्या नहीं है, आपका रेजिस्टेंस नहीं है, जब आपका रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट नहीं। ये आपको याद रखना है। इस पर क्या है, न्यूमेरिकल आया था पिछली बार का मतलब जो अभी पेपर हुआ था तुम्हारा, जो लीक हो गया है ना, हाँ, कुछ समझदार लोगों ने खरीद लिया उसको। तो ये है तुम्हारा फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। अच्छा, इसमें हम एक चीज और पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस। एक तो रेजिस्टेंस पढ़ते हैं आप स्टैटिक रेजिस्टेंस, और एक पढ़ते हैं आप डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या पढ़ते हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस, और दूसरा पढ़ते हैं आप डायनामिक रेजिस्टेंस। एक पढ़ते हैं आप स्टैटिक रेजिस्टेंस, और एक पढ़ते हैं आप डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक का मतलब है वो फिक्स नहीं है, यानी आई अपॉन वी या वी अपॉन आई का जो रेशियो है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। आपने पता है कि आपने अभी पढ़ा, इस प्रकार से होता है। तो यहां पर हमें दो वैल्यूज लेनी है, ये I1, ये I2, ये V1, ये V2। यहां से आ गया डेल्टा V बराबर कितना आया, V2 माइनस VV, इसको मैं क्या बोल दूंगा, DV। यहाँ कितना आएगा, I2 माइनस I1, इसको मैं क्या बोल दूंगा, DI। तो आपका R डायनामिक होगा, वो क्या होगा, 1 अपॉन DI अपॉन DV। सर ऐसे क्यों बताया तुमने, सीधा ही बोल देते। मैंने इसलिए बताया है कि जो IV कर्व है, जो IV कर्व है, ये वाला IV कर्व, इस IV कर्व का जो रेजिस्टेंस होगा वो इसकी स्लोप के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये पूछ सकता है वो आपको सबको याद है भाई, फॉर्मूला तो ये होता है कि R बराबर DV बट्टे DI। बट DV अपॉन DI इसकी स्लोप थोड़ी है, स्लोप तो इसकी क्या है, DI बट्टे DV है। तो वो आपसे पूछ लेगा कि डायनामिक रेजिस्टेंस होता है वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व की स्लोप के समानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनलिटी होता है, कांस्टेंट रहता है, डिपेंड ही नहीं करता, क्या बोलता है। तो आपको याद रखना है कि आर डायनेमिक जो होता है वो इस IV कर्व की स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, पूछ सकते हैं आपको। तो ये आपको स्टैटिक तो आप पढ़ते वही हो, R बराबर कितना होता है, V बटे I, यानी V अपॉन I का मान कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओम के लॉ का क्या होगा, फॉलो करेगा, ओम्स लॉ क्या करेगा, फॉलो करेगा, यानी ओमिक डिवाइस होंगी तुम्हारी। आपने दो प्रकार की डिवाइस, ओमिक और नॉन ओमिक। तो ये ओमिक में काम करता है स्टैटिक रेजिस्टेंस में। डायनामिक रेजिस्टेंस तुम्हारा ये है, आपको ये इस प्रकार से याद रखना है, और इस प्रकार से भी क्या करना है, आपको याद रखना है कि R डायनेमिक इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ IV कर्व। क्योंकि बहुत बार क्या करेगा वो, आपको पेपर में सीधा स्लोप का मान दे देगा। आपको जब आपको स्लोप का मान दे दिया, मान लो स्लोप का मान दे दिया तुम्हारा इसके लिए कि भाई 2 एम्पियर प्रति वोल्ट, अब निकालो आप रेजिस्टेंस, आप वहां निकाल ही नहीं पाओगे, कहाँ है इसमें वोल्ट, कहाँ है इसमें करंट, ठीक है ना। तो R डायनेमिक इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या आएगा, स्लोप आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डायोड का बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, और कौन सा हो गया तुम्हारा, रिवर्स बायसिंग हो गया, ठीक है ना। इस पर मैं चाहता हूं कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल इस पर कर लेते हैं। हाँ भाई, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं ना, एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि एक डायोड है, किसी बैटरी से जोड़ दिया कुंजिकी के थ्रू, यहाँ क्या लगा दिया हमने, RL लोड लगा दिया, और ये मान आ गया तुम्हारा 5 ओम, VI ये आ गया 10 वोल्ट। तो बहुत सिंपल लिया मैंने पहले, तो मैं बोल रहा हूं पहला कि भाई करंट फ्लोइंग थ्रू लोड RL, लोड RL से करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो बताओ, ये प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब कौन सा बायसिंग हो गया, ये फॉरवर्ड बायसिंग। मैंने अभी बताया था फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे काम करता है, आइडियल डायोड, कुछ बोला ही नहीं, आइडियल लेके चलेंगे हम, जब तक बोलेगा नहीं क्वेश्चन में हम क्या लेके चलेंगे, आइडियल। कैसे काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। इसका मतलब इस डायग्राम को मैं बना सकता हूं इस प्रकार से,
5, ये कितना हो गया 10 वोल्ट। अब तो सिंपल हो गया, V बराबर कितना होगा IR, तो R यहाँ से I बराबर कितना होगा 10 बट्टे कितना होगा 5, यानी कितना आ गया 2 एम्पियर। सर इतना सवाल क्यों कराया? इसलिए कराया है क्योंकि आपको समझ में आया कि फॉरवर्ड बायसिंग कैसे होता है, ये शॉर्ट सर्किट होता है। अगर इसको मैं क्या बोल दूं रिवर्स बायसिंग, तो अब करंट कितनी हो जाएगी तुम्हारी 0, करंट फ्लो ही नहीं होने देगा। क्यों? ओपन सर्किट बन जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा तो लोड से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना, बात समझ आएगी नहीं? क्लियर है। अब 2 डायोड ले लेते हैं, ये तो एक डायोड की बात हो गई, 2 डायोड लेते हैं। दो डायोड देखो कि एक बैटरी है, एक डायोड ये लग रहा, एक डायोड ये लग रहा। ठीक है, ये तुम्हारा कितना है 10 वोल्ट, ये माइनस ये प्लस, ये सिलिकॉन बोल दिया, ये जर्मेनियम बोल दिया। कुछ लोड लगा लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ लोड लगा दिया RL। अब क्वेश्चन क्या है ध्यान देना, क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट केस में क्या है तुम्हारा, आपको RL पर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप एट RL। ये प्रैक्टिकल है भाई, है ना, यानी आपको दे के चल रहा है जर्मेनियम को कितना होगा वोल्टेज 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन पर कितना होगा 0.7 वोल्ट। अब इसी में क्या बोल रहा है दूसरे केस में कि जर्मेनियम को क्या कर दिया है, रिवर्स बायस कर दिया है। सॉरी, इनको बदल लेते हैं ना, सिलिकॉन यहां पर और जर्मेनियम। अब क्या कर रहा है वो, अब इसको रिवर्स बायस करने की बोल रहा है कि इसको रिवर्स बायस कर देते हैं। अब रिवर्स बायस कर देंगे तो अब वोल्टेज ड्रॉप निकालना है पहले हमें, उसके बाद ये देखना है कि पहले केस में और दूसरे केस में, दोनों ही केसों में वोल्टेज ड्रॉप में क्या अंतर आया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज ड्रॉप व्हेन द फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में निकालना है। अब सब 2 डायोड है, बताओ यहां से ये आ गया, मैं तो ये कह रहा हूं कि दोनों को आप एक साथ ही जोड़ लो, ये हो गया दोनों को। अब ये अब बताओ सर करंट यहां से जाएगी, करंट यहां से जाएगी, क्वेश्चन बड़ा हो गया। दोनों ही फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस। आप बात एक याद रखना कि जिस डायोड के लिए पोटेंशियल बैरियर का मान कम होगा, करंट उसी से फ्लो होगी, बिकॉज करंट ऑलवेज चूज द पाथ फॉर विच द रेजिस्टेंस इज मिनिमम, या जिसके लिए पोटेंशियल बैरियर कैसा होगा, मिनिमम होगा। भाई पोटेंशियल डिफरेंस वही मिनिमम होगा जहां क्या होगा, R का मान न्यूनतम होगा। इसका मतलब है कि इस पर तो कितना होता है 0.3 होता है, इस पर 0.7 होता है, तो पोटेंशियल बैरियर किसका कम है, जर्मेनियम का, तो करंट यहां से फ्लो होगा, ये समझाना था। तो फर्स्ट केस में पहले कितना है तुम्हारा 10 है, इसके बाद यहां पर कितना आएगा तुम्हारा 0.3 वोल्ट आएगा, यहां पूछ रहा है, तो 10 में से 0.3 तो यहां चला गया, बताओ यहां कितना बचेगा 9.7 वोल्ट। ये RL पर वोल्टेज ड्रॉप है पहले केस में। दूसरा केस वो कह रहा है कि दूसरे केस में जर्मेनियम को पलट दिया है, इसको पलट दिया है। जब मैं जर्मेनियम को पलट दूंगा तो ये कौन सी बायसिंग हो जाएगा, ये अपने आप किस में हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा। और जब ये रिवर्स बायसिंग में होगा तो ये होगा आपकी बार फॉरवर्ड बायस। अच्छा, जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो बताओ क्या होगा, यहां से क्या आएगा, ये तुम्हारा 0.7 वोल्ट तो यहां होगा, 10 यहां पर है, तो बताओ यहां पर कितना बचेगा तुम्हारा किरचॉफ के नियम से, भाई 10 में से 3 यहाँ 0.7 यहाँ का चला गया, यहाँ बचेगा 9.3 वोल्ट। बात समझ आएगी? मैं दोबारा कह रहा हूँ कि पहला केस तो ये था कि दोनों एक ही साइड में थे, तो हमें देखना है कौन सा रिवर्स बायस कौन सा फॉरवर्ड बायस है। तो ये जिसका वोल्टेज ड्रॉप, जिसका पोटेंशियल बैरियर कम होता है, वो फॉरवर्ड बायस माना जाता है। और आप एक बात याद रखना, जब 2 डायोड एक साथ पैरेलल में होंगे, 2 डायोड क्या होंगे एक साथ पैरेलल में होंगे, तो एक रिवर्स बायस होगा और एक क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है ना? हाँ, अब ये पहले केस में देख लिया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, 10 वोल्ट था, उसमें से 0.3 तो यहाँ होगा, तो बचेगा कितना 9.7 इस पर आ गया। दूसरे में क्या गया, इसको रिवर्स बायस कर दिया, इसका मतलब पलट दिया, इसको एक्सचेंज कर दिया, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। जैसे डायरेक्शन चेंज करेंगे जर्मेनियम क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिवर्स बायस। ये तो रिवर्स बायस हो चुका है, तो काम कौन करेगा, अब करेगा सिलिकॉन तुम्हारा काम। सिलिकॉन पे कितना है 0.7, यहाँ कितना है 10, इसका मतलब 10 में से कितना ड्रॉप हो गया,
0.7 हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा 9.3। अब क्वेश्चन ये है कि बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया दोनों में, यानी पहले केस में और सेकंड केस में, इन दोनों केसों में कितना अंतर आया। तो पहले में तो मान कितना था 9.7 था, दूसरे में कितना है 9.3 है, माइनस करो 0.4 वोल्ट का अंतर आया ऐसा करने पर। ये है सवाल, बहुत अच्छा। बात समझ आई कि नहीं है? समझ आ गया, बहुत अच्छा। मैं फिर कह रहा हूं, आपको उस डायोड को फॉरवर्ड बायस मानना है जिसके लिए पोटेंशियल वेरिएट कम है। आपको सिलिकॉन या जर्मेनियम ही आएंगे, सिलिकॉन का 0.7 होता है, जर्मेनियम का क्या होता है 0.3। आप जर्मेनियम को हमेशा फॉरवर्ड बायस मानना। अगर वो पलटने की बात कर रहा है तो फिर तो रिवर्स बायस हो ही जाएगा, फिर तो जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन ही अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। आपको ये एक सवाल और करते हैं इस पर, फिर आगे बढ़ेंगे। ये है आपका VI बराबर 10 साइन ओमेगा टी। इसको हमने किससे कर दिया, एक डायोड से जोड़ दिया। यहाँ क्या आ गया, एक लोड आ गया आर है, यहाँ क्या आ गया VT। अब मैं दो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आउट ये तो इनपुट हो गया, यहाँ लोड पर क्या होगा तुम्हारा V आउटपुट होगा और ये VD होगा। तो मुझे क्या करना है, इस डायोड पर पोटेंशियल ड्रॉप के लिए वेव फॉर्म क्या करना है, ड्रॉ करना। ये तुम्हारा क्या हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है भाई, ये इनपुट हो गया। मुझे किस पे करना है, मैं दोनों पे करूंगा भाई ना, क्वेश्चन भले ही एक पे पूछ रहा है, मैं दोनों पे करूंगा। ये RL का हो गया, यानी VRL। मुझे एक बात बताओ, ये प्लस यहां तक है, उसके बाद ये प्लस हो गया, क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस। जब ये प्लस होगा यहाँ पर, ये माइनस होगा, तो ये कौन सा बायसिंग होगा, फॉरवर्ड बायसिंग होगा। और जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग होता है तो डायोड पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, 0 होता है, मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। जब इस पर 0 होगा और मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो होगी, I मैक्सिमम होगी, तो मुझे बताओ यहाँ वोल्टेज ड्रॉप अधिकतम होगा। और कैसा होगा,